हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है दोस्तों? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए समझ लेते हैं वास्तव में क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ए टू जेड जितनी संख्याएं हैं हमारी, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, इन्हें हम कहते हैं अचर संख्याएं। क्या कहते हैं? और माफ करिएगा, चर संख्याएं। इन्हें कहते हैं हम चर संख्याएं। और जो हमारा एक से लेकर कोई भी गिनती आप इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम कहते हैं अचर संख्याएं। क्या कहते हैं? अचर संख्याएं। तो कुल मिलाकर हमें एक ऐसा समीकरण चाहिए जिसमें चर संख्याएं हो। तो ये आपका हो सकता है कि ये एक्स और वाई हो सकता है, तो हम मान लेते हैं एक्स और वाई। तो जैसे समझ लीजिएगा कि आपका एक्स प्लस वाई कहीं पर लिखा है, तो ये दो अचर, ये दो चर, माफ करिएगा, ये दो चर अंक लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? दो चर अंक लिखे हुए हैं। और अगर इन्हीं में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, 2x जोड़ सकते हैं, 4y जोड़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो हम केवल अभी के लिए x प्लस वाई को लिख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, रैखिक समीकरण क्या होता है, तो याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं हम कहीं पर 2x पे घाते 2 प्लस 2y ऐसे रहे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी ये दो घात का है। लेकिन जब कोई घात ना हो, जब कोई घात ना हो, केवल घात समय एक हो, अर्थात घात एक हो, तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जब कोई घात ना हो तो उसके ऊपर एक घात मानी जाती है। इसका अर्थ होता है कि वह रैखिक समीकरण है। तो मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा समीकरण है, x प्लस वाई है, और वहां पर इक्वल टू जीरो हो। इक्वल टू जीरो होने का अर्थ ही हो जाता है कि वो समीकरण है। अगर बराबर जीरो आ जाए, बराबर 4 आ जाए, बराबर का वर्ड आ गया, तो इसका मतलब वो समीकरण बन जाता है, वरना इससे पहले ये बहुपद होता है। इससे पहले ये बहुपद होता है और इसके बाद ये क्या बनता है दोस्तों? इसके बाद ये समीकरण बनता है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। कक्षा 9 में हम लोगों ने थोड़ा बहुत ग्राफ के विषय में देखा है या ग्राफ के बारे में पढ़ा है, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्राफ के बारे में कि ग्राफ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे करके हमें एक प्लस का बड़ा सा चिन्ह बनाना होता है। एक प्लस का बड़ा सा चिन्ह बनाना होता है। वास्तव में प्लस का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन आपको अभी समझने के लिए ये आप समझ सकते हैं कि प्लस का बहुत बड़ा चिन्ह है। अब हमें क्या करना है, देखिए, हमें यहां पर हमारा ये जो राइट साइड है, इसको x, लेफ्ट को x डैश, इसको हम y और इसको हम y कह सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, हमारा ये x और y ये प्लस में होता है, तो यहाँ पे हम इसको जीरो को मूल बिंदु कहते हैं। इसको हम यहाँ पे 1 कहेंगे, इसको हम यहाँ पे 2 कहेंगे, इसको यहाँ पे 3 कहेंगे, इसको हम 4 कहेंगे, इसको हम 5 कहेंगे, इसको 6 कहेंगे, इसको 7 कहेंगे, इसको 8 कह देते हैं, इसको 9 कह दिए, इसको 10 कह दिए। इतना चीज क्लियर है? अब देखिए सेम यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब इधर देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये -10। 1, वो सब इधर आपका माइनस में होने वाला है, तो ये आपको -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7, ये -8, इस तरीके से हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या देता है, आपको इसमें x और y का मान रखना होता है। मैं सिखाता हूं कैसे आपको x और y का मान रखना होता है। जैसे मान लेते हैं आपको कोई एक दे दिया, बोल दिया कि चलिए आपको, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा जिससे कि दिखता रहे, आपको बोल दिया कि अब आपको इसमें 4 कामा -2 रखना है, 4 कामा -2 रखना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप इसे x समझिए, इसे y समझेंगे, क्योंकि पहले x आता है उसके बाद y आता है, सीधी सी बात है। तो पहले x आया है और उसके बाद y आया है, अर्थात हमें x पर 4 खोजना है, तो हम x पे 4 खोजेंगे, तो x पे 4 यहां पर है,
देख लीजिए ये प्लस वाला है ना, ये आपका इंटरप्रिटेशन प्लस वाला दे रहा है और ये आपका माइनस है, तो यहाँ पे +4 बोला है तो ये आप देखेंगे +4 हमारा यहाँ पर है। अब हम y पर -2 जाएंगे तो y पर हम -2 देख रहे हैं हमारा यहाँ पर है। अब आपको करना क्या है, आपको y की तरफ ही इसको हमेशा झुकाव को रखना है, तो हम सीधा सीधा ऐसे लेके चल देते हैं और यहां से एकदम सीधे ऐसे लेके चल देंगे। तो ये जहां पे कटेगा, ये जहां पे कट रहा है ये हिस्सा, यही हिस्सा दोस्तों क्या कहलाएगा, 4 कामा -2। सेम इसी तरीके से अगर आपको अब कह दे कि आपको -3 कामा -2 खोजना है, तो यक्स का वैल्यू माइनस में है तो यानी आपका -3 यहां पर है, यहाँ पे है, और -2 बोला है तो यानी -2 आपका यहाँ पर है। देख लीजिए यहाँ पर था, तो आप इसे इस तरफ लेके जाएंगे और इसे इस तरफ लेके जाएंगे, ये जहां पे कटेगा, ये जहां पे कट रहा है वहीं पर -3 कामा -2 होगा। अब एक और मान लेते हैं, चलिए सोच लेते हैं कि कहीं पर -2 कामा 6 हो जाए। चलिए एक मान लेते हैं कि कहीं पे -2 कामा 6 हो जाए, तो माइनस के साइड में आएंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है -2 और 6 के साइड में जाएंगे तो ये आपका 6y यहाँ पर है, y पर 6 यहाँ पे है, क्योंकि ये प्लस वाला बोल रहा है तो यहाँ पे जाएंगे, माइनस वाला बोलता तो नीचे जाते, y प्लस में है इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम y की तरफ ही हमेशा x को लेके जाना होता है, हम ऊपर की ओर लेके जाते हैं और ये भी एकदम सीधे जाता है। ये जहां पे कटेगा दोस्तों वहीं पर आपका -2 कामा 6 हो जाएगा, वहीं पर आपका -2 कामा 6 हो जाएगा। चलिए हम एक और कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि कहीं पर आपको बोल दे कि भाई 8 कामा 10 दिखा दीजिए, कहीं पर बोल दे 8 कामा 10, या इसका उल्टा समझ लेते हैं 10 कामा 8 दिखा दे। भाई साहब ऐसा बोल दिया तो आपको x पर जाना है 10 और y पर जाना है 8, तो x पर जाना है 10 यानी यहां पर, और y पे जाना है 8 यानी यहां पर। अब आपको इस दिशा में ऐसे ऐसे इसको उठा देना है और यहाँ पे आप इसको लेके ऐसे ऐसे चलेंगे, जहां पे ये कटेगा वहीं पे आपका 10 कामा 8 तैयार हो जाता है, वहीं पे आपका 10 कामा 8 तैयार हो जाता है। अब देखिए मान लेते हैं कहीं कहीं पर आप लोग देखेंगे कि ये आपका एक एक, मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कई बार लोग बच्चे पूछते हैं कि सर कभी भिन्न में आ जाता है, कभी मान लेते हैं कभी 5 5 का बनाना पड़ता है, कभी 6 6 का बनाना पड़ता है, तो कैसे बनाए सर, इसे समझे कैसे हम। तो इसको समझने का एक सीधा सा प्लान है, मैं बताता हूं आपको। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका जो निर्देशांक है, ये जो आपको XY दिया था, यही ये निर्देशांक जो कैसा दिया है, देख लेते हैं इसे भी। जैसे मान लेते हैं कहीं पर आपको निर्देशांक दे दिया है, मान लेते हैं 55 और 60 का, मान लेते हैं कहीं पर दे दिया है 55 और 60 का। अब आप एक एक करके बनाएंगे, 1 2 3 4, तो ये तो पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, फिर भी नहीं होने वाला है। तो इसमें आपको लगाना होता है अपना दिमाग, और दिमाग लगा के हम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, फिर से वही एक बड़ा सा प्लस खींचेंगे, ये खींच लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा मूल बिंदु है, 0 कामा 0 होता है ये, यहाँ पे हम लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे 40, यहाँ लिखेंगे 50, यहाँ लिखेंगे 60, यहाँ लिखेंगे 70, यहाँ लिखेंगे 80, यहाँ लिखेंगे 90, यहाँ लिखेंगे 100। बात समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 10 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, उसी का पहाड़ा हमें लिखना है। जैसे मैंने लिखा है 10 के 2, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 10 चौके 40, और इसी तरीके से 50 60 70 80 90 100, इस तरीके से मैंने लिखे हैं और आपको भी ऐसा ही लिखना होगा। सेम ये इधर आपको भी करना है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये हो गया आपका। इधर देख लेते हैं, -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 90 बनाइए, आपको जितनी आवश्यकता है, आपको जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से आप बना सकते हैं, जितनी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कुल मिला के आपको वैसा ही बनाना है, ठीक, ये जरूरी नहीं है।
चलिए अब यहाँ पे आपको बोला था 55 और 60 का लाने के लिए, तो देखिए अब यहाँ पे 55 60 आपका आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। आपको इसमें देखना है कि आपका 55 एक्स पर 55 देखना है और वाई पर 60 देखना है। तो एक्स पर 55 कहाँ होगा, तो देखिए 50 और 60 के बीच में ही 55 होगा, तो हमारा यहाँ पे 55 है। ठीक, हम यहाँ पर अपना 55 देख लेते हैं भाई, चलिए यहाँ पे हमारे पास 55 है और 60 हम देख लेते हैं वाई पर प्लस में है। सीधे सीधे हम यहाँ से ऐसे ऐसे लेके चल देंगे और ये देखिए एकदम सीधे, तो ये देखिए आपका है कि 55 कामा 60, ये हो गया आपका 55 कामा 60। अब दूसरा देख लेते हैं, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे बोल दिया -20 कामा 13। ये तो सबसे टफ लगेगा आपको कि भाई -20 कामा 13 कैसे लाएंगे सर। देखिए अब आपको करना क्या है, -20 जाइए एक्स पर, तो आप आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है। अब y पर आपको 13 देखना है, तो ये 10 है ये 20 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम छोटी छोटी बारीक बारीक सी लाइन अगर नोट खींच लिए तो हम मान लेते हैं कि यहीं पर हमारा 13 है। तो बस यहाँ से हम ऐसे एक सीधी लाइन लाएंगे, यहाँ से ऐसे लाएंगे, जहां पे वो कट जाएगा वहीं पे हमारा -20 कामा 13 हो जाएगा। इसी तरीके से हम -40 कामा -17 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -40 है, ठीक, तो हम x पर -40 जाएंगे, x पर -40 जाएंगे, चलिए चल देते हैं। तो x पे -40 हम आ गए यहाँ पर, और अगर हम -17 कर देते हैं, अगर हम -17 कर देते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हम -17 कर देते हैं तो हमारा यहाँ से -17 आएगा, यहाँ से, ठीक, 20 और 10 के बीच से, तो यहाँ से हम एकदम एकदम सीधे कर देते हैं और इसको यहाँ पे हम सीधे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -20 कामा -17। तो इस तरीके से हम बड़े से बड़े ग्राफ को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम अपनी प्रश्नावली, क्योंकि पहला ही प्रश्नावली ग्राफ के ऊपर है, ग्राफ विधि भी इसमें 10 के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहला सवाल जो है, चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इस समय व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। मेरी आयु जो है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाएगी या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, आपको बताना है कि वास्तव में इन दोनों का एज कितना है, और लाइन आगे है कि क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को आपको दर्शाना है। तो देखिए दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले दिक्कत तो ये होती है बच्चों को कि सर हिंदी से इसे कैसे हम जो है मैथ में कन्वर्ट करें। देखिए दोस्तों इस सवाल को करना बेहद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लगभग 99% चांस है, ये आपके आएगा, ये पूरी फुल गारंटी है। 3.1 के 3 क्वेश्चन हैं और ये 3 के तीनों क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक कॉलम बना सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप अगर इस तरीके से करेंगे तो दुनिया में इस तरीके का तोड़ ही नहीं है भाई साहब। इस तरीके का 1 नंबर का तरीका मैं बताने वाला हूं आपको, देखते रहिएगा बस। ऐसे आप कॉलम बना लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आफ्ताब, यहाँ पे लिख दीजिए आफ्ताब, और यहाँ पे लिख दीजिए पुत्री। अब आपको जो मानना होता है, जो मानना होता है वो आप ऐसे लिखते हैं कि माना पिता की एज ये है, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे आप आसानी से मान सकते हैं। जो जो यहाँ पे बोला है, एक में बोला है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना रही होगी। तो मैं मान लेता हूं कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, यहाँ पे मैं रखता हूं वर्तमान आयु को, यहाँ पे मैं रखूंगा वर्तमान आयु को, फिर यहाँ पे मैं रखूंगा पूर्व, फिर क्या रखूंगा पूर्व, और यहाँ पे रख देता हूं भविष्य। मान लीजिए कभी आपका भविष्य भी आता है तो आफ्ताब की वर्तमान आयु यक्ष है, ठीक, पुत्री की मान लेते हैं वाई है। अगर पूर्व जाएंगे, अगर हम बात पूर्व की करें, अगर हम ये कहें कि आज से 5 साल पहले मैं कितने साल का था, तो अगर मैं आज 22 साल का हूं तो 5 साल पहले मैं कितने का रहा हूंगा, बताइए बताइए, 17 साल एज होगी।
आपने 22 में से 5 माइनस किया। जब हम पूर्व को बताते हैं तो हम माइनस करते हैं। और अगर यही मैं कहूं कि आज से 4 साल बाद मैं कितने वर्ष का होऊंगा, तो आप 22 में 4 जोड़ के बता देंगे सर आप 26 के हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर आप प्लस कर देते हैं तो ये आपका 26 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आफ्ताब क्या कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो यानी x माइनस 7, अर्थात x माइनस 7 दोस्तों। अभी के लिए आप देखिए क्या बोल रहा है, तुम्हारी आयु की 7 गुनी हो जाएगी, ये भी बोला है। तो पुत्री की आयु भी y माइनस 7 होगी, एकदम फिक्स है। और बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु, अब से वर्तमान से 3 वर्ष बाद, यानी x प्लस 3, अर्थात x प्लस 3। उसी तरीके से देखिए क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो यानी y प्लस 3 भी होना चाहिए। तो भाई ये सब माने में आपके चल रहे हैं, ये आपने माना है, ये आपने माना है, उसके बाद आपने 3 वर्ष बाद, तो आप इसे जो है इस तरीके से एकदम बेहतरीन तरीका होगा। इससे इसके अलावा तो मेरा हिसाब है कि और कोई तरीका आप जो है लगाएंगे तो आपका बुद्धि बहुत खर्चा होगा, बहुत तगड़ा खर्चा होगा। लेकिन आपको करना कैसे पड़ता है, अगर इसकी बात मैं करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए आपने यहाँ पे भी पूरा लिख लिया है कि x माइनस 7, तो आप लिख देंगे, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर जो है इसको लिख देता हूं, आप लिखेंगे कि माना आफ्ताब की आयु x वर्ष हो, तो पुत्री की आयु कितनी होगी, y वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, x माइनस 7, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, y माइनस 7। मैंने यहाँ पे सब कुछ पहले से ही लिख के रखा है। अब देखिए आपको यहीं से लिख देना है x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 साल पहले, मान लेते हैं कोई मेरी बेटी है और मैं 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैं उसकी एज का 7 गुना था, यानी मैं 7 साल पहले उससे 7 गुना बड़ा था। यानी उसकी अगर मान लेते हैं अगर उसकी एज 2 साल रही होगी तो उसका 7 गुना यानी 14 साल मेरा एज रहा होगा। एक बात कह रहे हैं, कुल मिला के ऐसी बात मैं कह रहा हूं। मान लीजिए अगर उसकी एज 5 साल रही होगी तो 35 साल मेरी रही होगी, यानी 5 सते 35, यानी सीधे 7 गुना एज मेरी ज्यादा थी उससे। तो अगर मैं कहूं कहीं पर कि भैया 5 और 35 बराबर है, तो आप कहेंगे क्या बराबर है? नहीं, आप कहेंगे सर ये तब बराबर हो सकता है जब हम यहाँ पे 7 का गुणा कर दें। तो भाई ये भी 35 हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा। तो हम यही सेम चीज करेंगे, ये पुत्री की एज में हम 7 से गुणा कर देते हैं, पुत्री की एज में हम क्या करते हैं 7 से गुणा कर देते हैं। इससे क्या होगा देखिए, x माइनस 7 बराबर 7 का y में गुणा करेंगे 7y और 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो -49। अब करना क्या है, हम इसको इधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस, देखिए आपका ये हो गया x माइनस 7y, और इसको हम उधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा -49 प्लस 7, जिससे x माइनस 7y बराबर -42। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। सेम इसी तरीके से हम इस दूसरी वाली लाइन को भी हमें करना पड़ेगा। देखिए हमने इसकी सहायता से इनको लेकर एक समीकरण निकाल दिया, अब हम इनको लेकर दूसरा समीकरण फाइंड कर देंगे। देखिए अब हम आगे कहेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी रही होगी दोस्तों, खुद सोचिए कि एक बोल रहा है x प्लस 3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, क्या भाई, पुत्री की आयु कितनी रही होगी, y प्लस 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब यहाँ पे भी ये भी गलत है, हमें अभी इसको बराबर करना पड़ेगा, कितना भैया, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना, यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाएगी, जो लाइन में बोला है, सीधी बात। तो यहाँ पे x प्लस 3 और ये आपका बराबर 3y, यहाँ पर हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा आपका 9, 3 त्रिका 9।
अब ये आपका इधर आ जाएगा तो यक्स माइनस 3y और ये हो जाएगा आपका बराबर 3, उधर हम भेज देते हैं, 9 में से 3 जाएगा तो आपका ये हो जाएगा यक्स माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। तो चलिए दोस्तों आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। इसके लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया है, नहीं आया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत दोस्तों। तो हम देखते हैं कि जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसके ऊपर हमें कैसे सवाल लगाना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इस पर कुछ मान रखने होंगे और एक बार इस पर कुछ मान रखने होंगे। उसके बाद इनसे जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा उसे हमें निर्देशांक ज्यामिति में रख करके ग्राफ बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आप सीधे सीधे लिखिएगा, मतलब पहला पोर्शन लिखिएगा उसके बाद दूसरा पोर्शन लिखिएगा, ऐसे आप करिएगा। लेकिन हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास है x माइनस 7y, ये है वैल्यू, बराबर माइनस 42। इसमें क्या करना है हमें, या तो आप y को इधर छोड़ दीजिए या तो x को छोड़ दीजिए, बाकी सबको पक्षांतर कर लीजिए। तो हम x को छोड़ते हैं और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस 42 और ये चला जाएगा तो ये प्लस 7y, ऐसा बन जाएगा। तो हमारे पास जो व्यवस्था बनेगी वो होगी दोस्तों x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। अब देखिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज मान लेने पड़ते हैं। तो आप एक बॉक्स भी बना सकते हैं, मेरे अनुमान से आप बॉक्स बना के करिए, बेहतर है। तो हम एक तरफ जो है देखिए y का वैल्यू मान लेते हैं, एक तरफ x का वैल्यू मानते हैं, और हमें ये केवल 3 बार ही करना है। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू मान के चलेंगे। चलिए एक बार देख लीजिएगा, अगर हम y का वैल्यू अगर 6 मान लें और एक बार y का वैल्यू हम लोग 5 मान लेंगे और एक बार वैल्यू हम लोग 7 मान लेंगे, ऐसा हम मानेंगे, ठीक। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या होंगी, तो देखिए y बराबर 6 रखने पर, तो अगर y बराबर हम 6 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुणते 6, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 42 प्लस 42, अर्थात x बराबर 0, यानी हमें यहाँ से x का मान 0 मिल गया, ठीक। तो हमने कॉलम भर लिया कि हमें जब y का मान हम 6 रखते हैं तो हमें x का मान 0 मिल जाता है। अब y बराबर 5 रखने पर, अब y बराबर 5 रखने पर, तो y का वैल्यू जब हम 5 रखते हैं, ठीक, तो जब y का वैल्यू हम लोग 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुणते 5, तो x बराबर माइनस 42 प्लस 7 बचे 35, x बराबर माइनस 42 प्लस माफ करिए, यहाँ पे आप 42 में से आपका 35 चला जाएगा तो आपके पास 7 आंसर बचेगा, वो भी माइनस का। तो x बराबर आपके पास माइनस 7 बचा। अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे y बराबर 7 रखने पर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से जब y बराबर आप 7 रखेंगे तो आप रखेंगे x बराबर माइनस 42 गुणते 7 यहाँ का है और 7 y का है, ठीक, 7 y का है तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। x बराबर माइनस 42, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस है, ये प्लस हो गया, 7 सता 49, अर्थात x बराबर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी 7, यानी जब हम 5 रखते हैं तो x का मान हमें माइनस 7 मिलता है, और जब हम यहाँ पर y का मान 7 रखते हैं तो x का मान 7 मिलता है। तो चलिए हमने अपने पहले पोर्शन को सॉल्व कर लिया है, तो हमारे पास वैल्यूज ये आ चुके हैं। सेम यही पार्टीशन आपको इधर भी करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x माइनस 3y बराबर 6। अब हमको क्या करना है, इसको हम उधर भेज लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर, देखिए आपका ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3y, हमारे पास ये वैल्यू हो गया कि x बराबर 6 प्लस 3y। अब देखते हैं दोस्तों करना क्या है आपको,
यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हमें फिर अगर आप फ्रेम करना चाहते हैं तो आप ये ही करिए, ये अच्छा है, लेकिन मैं तो नहीं करता हूँ इसे, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, क्योंकि हमें तो सवाल आता है भाई, आपको जैसे आप सीख सकें वो बेहतर है। y बराबर आपको सेम अगर यही मान मानना है तो आप यही मान सकते हैं, वरना आप अपनी इच्छा से मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप 6 5 7 ही मानिए, ये कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बार हम 2 मान लेते हैं, एक बार हम 1 मान लेते हैं, एक बार हम 0 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने, माफ करिए, y बराबर 2 रखने पर। अब y बराबर जब 2 रखते हैं तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणते 2, तो हो जाएगा x बराबर 6 प्लस, यहाँ पे 3 दूनी 6, तो x बराबर 12। अर्थात जब हम 2 रखते हैं तो हमें x का वैल्यू 12 मिलता है। अब इसी तरीके से जब हम y का बराबर आपका 1 रख देंगे, 1 रखने पर, तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 6 प्लस 3 गुणते y का वैल्यू 1 है, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 3 यानी x बराबर 9। अर्थात जब हम y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x बराबर हमारे पास 9 आएगा, सीधी बात। अब अगर y बराबर हम 0 रखते हैं, 0 रखने पर, y बराबर हम 0 रखते हैं या 0 रखने पर कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी दोस्तों y बराबर, माफ करिए, हाँ ये आपका x बराबर 6 प्लस 3 गुणते 0, अर्थात x बराबर 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। इतना आपको करना है। इसके बाद अब हम बनाएंगे ग्राफ। क्या करेंगे दोस्तों, अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं यहीं पर, चलिए देखिए हम यहीं पर एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए हमारे पास इसमें वैल्यू है 0 6 -7 5 7 7 12 2 9 1 6 0, अर्थात हम ये देख लेते हैं माइनस में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है, -7 है x के लिए, x में 12 है, अर्थात हम इधर 12 लेके जा सकते हैं, हाईएस्ट इसमें माने साल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 0, यहाँ पे लगा देते हैं 0, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 5 6 7 8 9 10, थोड़ा इसको और आगे कर देते हैं 11 12। चलिए तो अब इधर देख लेते हैं, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इधर कितना भी ले जा सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे हो गए। इधर भी हम ले जा सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपने इस अंक को लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो कैसा है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है, जो हमारा सबसे पहले वैल्यू है कि अगर हम x0 देखते हैं, अगर हम x0 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम ऐसे चलते हैं इसमें, ठीक, तो x0 रखते हैं, जब हम x0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 है, x पर वैल्यूज यहाँ पे 0 है, और उसके बाद y पर 6 है, यानी y पर 6 जाना है, तो ये बिंदु है 0,6, ये बिंदु है 0,6, और ये बिंदु आप देखिए -7,5 जाना है, तो x पर कितना जाना है, -7, तो -7 यहाँ पर है, और 5 जाना है, तो 5 कहाँ पे है दोस्तों, y पर, तो y पर 5 ऊपर है, करीबन यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पे है आपका -7,5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -7,5। अब 7,7 देखना है आपको, यानी x पर भी 7 और y पर भी 7, तो 7 यहाँ पर और 7 यहाँ पर, ठीक दोस्तों। देखिए तो कुल मिलाकर ये आपका यहाँ पे बन जाता है 7,7। तो सीधी बात देखिए ये आपका लाइन ऐसे बना हुआ है, तो आप अब इसे क्या करेंगे, मिला दीजिए, आप इसको एकदम सीधे ऐसे ही मिला देंगे, आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक, और इसी के ऊपर इसको लिख देना है आपको कि x - 7y बराबर -42 है, ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब उसके बाद अब आपको दूसरा वाला लेना है और दूसरा वाला मिला लेना है कि x का मान जब हम 12, देखिए x का वैल्यू आपको जब 12 रखना पड़ेगा,
जब x का वैल्यू आप 12 रखेंगे यहाँ पर और y का वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो जो हो जाएगा 12,2। अब यहाँ पे 9,1 है तो 9,1 चलिए, तो 9,1 हमारा यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 9,1। फिर 6,0 आएगा, तो आपको 6,0 जाना है, x पे 6 जाना है, y पर 0 जाना है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 6,0। फिर आपको करना क्या है, आप इसे मिला दीजिए, आप इसे मिला दीजिए। ये लोग जा करके आगे, ये लोग जा करके आगे एक बिंदु पे मिलेंगे जो कि होगा 42,12, जो कि एक जगह जाके मिलेंगे जो कि होगा 42,12, अर्थात 42,12 आपका आंसर होगा। ये दोनों एक जगह पे ऐसे करके क्रॉस करेंगे खुद को, जो कि x पर कितना होगा 42 होगा और y पर कितना होगा 12 होगा, अर्थात आपका आंसर आ रहा है 42,12 x और y। तो अब आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि x बराबर 42 है और y बराबर 12 है। x बराबर आपने किसकी आयु मानी थी, आफ्ताब की, x बराबर आफ्ताब की आयु है और y बराबर किसकी आयु हुई, पुत्री की। तो ये उन दोनों की वर्तमान आयु है। ठीक, चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि हमारे एग्जाम टाइम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। आओ आओ, तो दोस्तों अगला सवाल हमारा संपाती समांतर प्रतिच्छेदी रेखाओं पर भी हो सकता है। ये सवाल कैसा होता है मैं आपको समझाने का प्रयास बिल्कुल करता हूं। पहले तो हम समझ लेते हैं इसको अपने ग्राफ पे कि ये ग्राफ पे होगा तो कैसे होगा। देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ग्राफ है और अगर दो रेखाएं अगर दो रेखाएं हमारे पास ऐसी हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर जा रही है, देखिए ये एक दूसरे से दूरी पर जा रहे हैं, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी बराबर होनी चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी बराबर होनी चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी बराबर होनी चाहिए, अर्थात यहां भी दूरी बराबर हो, यहां भी दूरी बराबर हो, यहां भी दूरी बराबर हो। ऐसे जो है रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। उसके बाद हम लोग इसी का जस्ट अपोजिट, अगर एक रेखा ऐसे गई है और दूसरी रेखा भी इसी ग्राफ पर, अब ये कहीं पर भी हो सकती है, ये यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, इसका कोई वैल्यू नहीं है कि यहां कहां पर होगी, ये भी कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन अगर ग्राफ के अंदर ये ऐसे आए कि भाई एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रहे हैं तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसी बिंदु है कि एक रेखा यहां पे ऐसी गई है और दूसरी रेखा भी जस्ट इसी के ऊपर से ऐसी चली जाती है, तो इसे हम कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं भैया, संपाती कहते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई अगर ऐसी बिंदु हो, जैसे मान लेते हैं कोई यहां से एक बिंदु ऐसे गई है और दूसरी बिंदु यहीं पर इसको क्रॉस कर देती है, यहीं पर इसको क्रॉस कर देती है, तो ये जो कटान बिंदु होता है, ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब इनका जो वैल्यूएशन होता है वो हर बार अलग अलग होता है। अगर हम इन्हें कुछ वैल्यूज में रखें तो पहले समझ लेते हैं। देखिए जो हमारा रेखा होता है, जो हमारा रेखा होता है वो एक सीधी एक एवं सरल रेखा से हम निरूपित करते हैं। क्या कहते हैं, सरल रेखा से निरूपित करते हैं। और जो हमारा दो चर का रैखिक समीकरण है उसका सूत्र क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये ऐसा होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और अगर दो रेखाओं को बताना हो कि भैया ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0। तो हम ये बता नहीं पाएंगे कि कौन से वाले का हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर दो रेखाओं की बात हम लोग कभी करेंगे आपस में एक साथ में, तो 1 1 1 इन्हें और इसे 2 2 2 इस तरीके से हम दर्शा देते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 रहा होगा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 रहा होगा। इस तरीके से हम इसे दर्शाते हैं। तो इसका पैटर्न क्या होता है, इसका पैटर्न ये होता है कि कहीं पर अगर a1 बटा a2 हो, कहीं पर a1 बटा a2 हो बराबर b1 बटा b2 हो और बराबर c1 बटा c2 हो, अगर ऐसा हो तो वो हमेशा समपाती होगा। क्या होगा भैया, समपाती होगा। और अगर कभी ऐसा दिखे जहां पर a1 बटा a2 हो और नॉट इक्वल b1 बटा b2 हो, अब उससे मैटर नहीं करता कि ये बराबर हो c1 बटा c2 के या बराबर ना हो। अगर पहला वाला बराबर नहीं है तो अर्थात ये प्रतिच्छेदी है, अर्थात ये प्रतिच्छेदी होगा। अर्थात इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब अगला आता है, अगर मान लेते हैं a1 a2 बराबर हो b1 b2 से, लेकिन ना बराबर हो c1 c2 से, लेकिन ना बराबर हो c1 c2 से, तो इस आधार पर हम इसे समांतर रेखा कहते हैं। इसे हम समांतर रेखा कहते हैं। इतना चीज याद रखिएगा, इस वैल्यूएशन को जरूर नोट करिएगा और साथ ही साथ आपको ये ग्राफ भी समझ ही लेना है। अगर आपने ना समझी हो तो वीडियो को एक बार रिवर्स करिए और दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अलग से इसके जितने भी रूल हैं के वीडियोस भी हैं उसे भी दे रखा है, और हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से पूरा आप 3 जितने भी हैं आप वहां से एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर का टाइम है तो शॉर्ट रिवीजन है, बहुत ज्यादा मैथ्स हम इस समय जो है दोहरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यही वजह है, क्योंकि कुछ दिन ही बचे हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो एकदम आराम से पढ़ते चलिए। शॉर्ट रिवीजन की वीडियोज है, इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं कि हमारा 1 घंटा 2 घंटा के अंदर पूरे चैप्टर का रिवीजन कैसे किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं अगले सवाल को, जो कि हमारा प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल है। और दिया हुआ है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य, अर्थात 5 पेंसिल प्लस 7 पेन का रेट, टोटल रेट कह रहा है भैया 50 रुपया है। कितना है, 50 रुपये की बात कर रहा है। और बोल रहा है कि 7 पेंसिल प्लस आपका 5 पेन का रेट कितना हो रहा है, 46 रुपया हो रहा है, 46 रुपया हो रहा है। तो बोल रहा है कि इसका मूल्य ज्ञात करिए, इसका मूल्य ज्ञात करिए आपको बोला है। दोस्तों जैसे कि अभी हमने आफ्ताब वाला सवाल लगाया है, सेम उसी तरीके से ये भी सवाल लगेगा। मैं आपको केवल इसका जो है वेरिएबल करके दिखा दे रहा हूं और साथ में आपको आंसर बता देता हूं कि आंसर कितना आएगा। इसके साथ साथ आप इसे लगाइए, और यदि आपको नहीं आता है तो मैं सीधा कहूंगा डिस्क्रिप्शन में लिस्ट है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इसको पूरा देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, बस आपको लेट भी करना पड़ता है कि माना, हम मान लेते हैं कि माना कि एक पेंसिल का, हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य ₹100 है और एक पेन का मूल्य कितना है, ₹Y है। इतना जैसे ही मान लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण नंबर 1 हो जाता है। और ये हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46, ये हो गया। तो आप ग्राफ विधि से सेम जैसे हमने अभी किया है, आप y का वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, अगर इसमें आपको दिक्कत हो तो मैं बता देता हूं, एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा कि भाई आपने एक तरफ क्या कर लेंगे, आप लोग 5x प्लस 7y बराबर 50 लिख लेंगे, एक तरफ आप लिख लेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक दोस्तों, अब आपको करना क्या पड़ेगा, इधर रखिए 5x और इधर भेज दीजिए 7y, तो ये आपका हो जाएगा 50 माइनस 7y, और ये जो 5 है इसके नीचे चला जाएगा, तो x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5। अब इसके बाद आपको वैल्यू रख लेनी है। ठीक, तो आपका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 7x बराबर
46 माइनस 5y, ये हो जाएगा x बराबर 46 माइनस 5y बटा 7। ये आपका, अब आप इसमें क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देंगे। चलिए y का वैल्यू आपको मैं बता देता हूं कि आप क्या क्या रख लीजिएगा। तो आपका वैल्यू जो y क्या होने वाला है वो आप 0 रख लीजिएगा, 0 रख लीजिएगा। जस्ट आप लगभग 7 रख सकते हैं, आप 8 भी रख सकते हैं। तो 0 7 8 आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। आप यहाँ पे y का वैल्यू और क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो आप एक बार y का वैल्यू मेरे हिसाब से मान के चलिए, आप माइनस मत रखिएगा, आप प्लस में ही ले चलिए। तो आप 6 रख दीजिएगा, 7 रख दीजिएगा, 8 रख दीजिएगा, इतना काफी है। ठीक, आप y का वैल्यू रख के करेंगे तो आपका आंसर एकदम डैम श्योर आ जाएगा, जो कि आपके प्रश्नावली में दिया हुआ है। उसके बाद जब आप इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, जब आप इसको लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर भी आ जाएगा, और वो आंसर आपको कटेगा भाई साहब। कटेगा कहां पे कटेगा, देखिए जब आप इसको करेंगे तो आपको जहां पे कटान बिंदु मिलेगा वो 3,5 होगा। वो कटान बिंदु कितना होगा, 3,5 होगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब आपका x का वैल्यू 3 होगा और 5 का वैल्यू, मतलब y का वैल्यू 5 होगा, अर्थात पेंसिल का रेट 3 रुपए होगा और कलम की कीमत 5 रुपए होगी, सीधी बात है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले दोस्तों, आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि कैसे इस सवाल को किया जाएगा। तो दोस्तों ये 3.2 का आपका दूसरा सवाल है, जिसमें बोला गया है कि आप A1 A2 से तुलना करके जो है निकालिए कि ये संपाती हैं, समांतर हैं या क्या है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, जो हमारा सॉल्व करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। तो हम यहां पर लिखेंगे कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, आप लिखेंगे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। अब आप यहां पे इतना लिखेंगे तो आप यहां से वैल्यू निकालेंगे, आप यहां से वैल्यू निकालेंगे। पहले हम इसको ले लेते हैं कि हमारा ये 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये हो गया। ये हमारे लिए समीकरण नंबर 1 था। अब यहां पे हम लिख लेते हैं हम दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये हो गया। अब यहीं से हम वैल्यू निकालना शुरू करते हैं A1 A2 B1 B2 का। तो हम लिखते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 का वैल्यू होता है 5, B1 का वैल्यू है -4, C1 का वैल्यू है +8। ठीक, अब देखिए A2 का वैल्यू है 7, B2 का वैल्यू है 6 और C2 का वैल्यू है -9। जब हम यहां पे ऐसे कर देते हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे A1 A2 कामा B1 B2 कामा C1 C2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे देखते हैं कि इनको वैल्यूज में रख लेते हैं कि, तो A1 की जगह पे A1 का मान रखते हैं, तो 5/7, फिर आपका देखिए -4/6, फिर देखते हैं ये आपका 8/-9। यहां पे हमने देखा कि जो हमारा 5/7 है वो बराबर ही नहीं है -4/6 के, अर्थात हमने क्या देखा कि यहां से कि A1/A2 नॉट इक्वल देन किसके बराबर, B1/B2 के, तो इसके बराबर नहीं है। अर्थात ये क्या है दोस्तों, अर्थात ये है प्रतिच्छेदी, जो कि मैंने आपको अभी पिछली बार कुछ देर पहले बता के रखा था। तो ये क्या निकला, हमारे पास प्रतिच्छेदी निकला। चलिए देखते हैं अगला। सेम आपको बस इतना ही करना है। देखिए अब आप इसको बदलते चलिए बस, और कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं हम, बस वैल्यू को बदलना है, बाकी पूरा काम हमारे पास वही है। तो हम फिर इसको लिख लेते हैं कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, फिर इसके बाद 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो हमारे पास A1 का वैल्यू 9 है, B1 का वैल्यू हमारे पास 3 है और इसका वैल्यू हमारे पास 12 है। ये वैल्यू हमारे पास 18 है, ये वैल्यू हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 24 है।
सेम यही आपको फिर से लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, a1 की जगह पे a1 का मान रखेंगे 9 और b1 a2 की जगह पे a2 का मान रखेंगे 18। फिर आप b1 की जगह पे b1 का मान रखेंगे 3 और b2 की जगह पे रखेंगे 6 और c1 की जगह पे रखेंगे 12 और इसको लिखेंगे 24। तो आप इसे देख सकते हैं कि अगर हम इसे काट लें तो ये हो जाएगा 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 12 1 का 12, 12 दूनी 24। तो मेरे पास आता है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो हमने क्या देखा कि यहां पर हमारे पास a1 बटा a2 बराबर मिल रहा है b1 बटा b2 के बराबर मिल रहा है c1 बटा c2 के, जो कि ऐसा है। तो ऐसा अगर कहीं पर हो तो हमारे पास ऐसी वैल्यू संपाती होती है। ये कैसी होती है, संपाती होती है, क्योंकि यहां पर हमारे पास तीनों मान समान हैं। चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी होगा, बस यही सॉल्व करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास a1 का वैल्यू 6 है और b1 का वैल्यू हमारे पास -3 है और c1 का वैल्यू हमारे पास 10 है। हमारे पास a2 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू हमारे पास -1 है और यहाँ पे 9 है, तो ये आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें बस सेम वही रखना है, तो हम लिख देते हैं 6/2 कामा -3 बटा -1, फिर हम देख लेते हैं 10/9। तो यहाँ पे 2 1 का 2 और 2 3 6, माइनस से माइनस कट गया। तो हम देखते हैं कि 3 बराबर 3 है पर नॉट इक्वल टू 10/9 है। अर्थात हमने देखा कि हमारे पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है। यहाँ पे देखिए 3/1 होगा, ये 3/1 होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन नहीं बराबर है c1 बटा c2 के। अर्थात हमारे पास ऐसी वैल्यू समांतर रेखा कहलाएगी। अर्थात ये क्या कहलाएगी, समांतर रेखा कहलाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 3.2 का हमारा जो चौथा क्वेश्चन है। कुछ ऐसा दिया होता है कि आपको बताना है कि संगत क्या है और असंगत क्या है। इसके बाद हमारा प्रतिस्थापना, वज्र गुणन, ये विधियां हैं जो कि हम इसी वीडियो में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसलिए हम इसे अगले वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां पर हम अभी संगत और असंगत पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने बोला था कि वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो है जी दोस्तों। थोड़ा लंबा होने की वजह से ये 2 शॉर्ट रिवीजन वीडियो बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके देखेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए, तो यहां पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसा वैल्यू दिया है। अब याद रखिएगा, अगर आपका ग्राफ ऐसे कट रहा है तो संगत है, अगर आपका ग्राफ ऐसे बगल से गुजर रहा है तो असंगत है। कैसा है, असंगत है। और अगर एक पर ही 2 लाइनें आ जा रही हैं तो भी संगत है। अर्थात ये है कि जब संगत होगा तो हल मिलेगा। क्या मिलेगा, हल। अब हल वो एक हल हो या अनेक हल हो, ये कहा नहीं जा सकता, बस उसको हल से मतलब है कि अगर हल होगा तो कुल मिला के संगत होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधी बात, असंगत है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो चौथे का देखिए 3 क्वेश्चन है, तो पहला वाला आपका संगत है, दूसरा वाला असंगत है, तीसरा वाला संगत है। इसमें से हम पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा रहे हैं और बोला है कि जो संगत है उसका ग्राफिक विधि करना है। ग्राफिक विधि आप सीख चुके हैं पहले भी। ठीक दोस्तों, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको यही करके दिखा रहे हैं और ग्राफ विधि आप खुद से भी कर सकते हैं। और यदि आपको हो रही है दिक्कत तो प्लेलिस्ट में मैंने बताया कि अभी भी वीडियो का लिंक पूरा पड़ा हुआ है, एक एक चैप्टर को हमने समझाया है, आप जा करके देख सकते हैं। और मजे वाली बात यह है कि हमने उसे कॉपी पे समझाया है, न कि व्हाइट बोर्ड पे, तो आप जल्दी जल्दी से उसको देख सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपको वीडियो जल्दी जल्दी देखने की आदत है तो आप इसे ले जा करके प्लेबैक स्पीड 2 पर देखिए और तेजी तेजी से वीडियो चलते हैं, तो आपका टाइम भी कम लगेगा और वीडियो भी ज्यादा कंप्लीट हो जाती है। चलिए देखते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और एक क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे आपके पास है 2x प्लस 2y बराबर 10, हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस वाई बराबर 10। हमने यहां से इसको काट दिया तो हमारे पास हो गया x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, तो ये समीकरण नंबर 2 है हमारे पास और ये समीकरण 1 है। अब देखिए दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 5 इधर भी है और x प्लस वाई 5 बराबर इधर भी है,
हम इधर लिख देते हैं कि a1 x प्लस b2 y, माफ करिए b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर कंपेरिजन बाय a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 से तुलना करने पर। तो आप इंग्लिश में से बाय कंपेरिजन कह सकते हैं और हिंदी में से तुलना करने पर। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप यहां से इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो a1 का वैल्यू आपका 1 होगा, b1 का वैल्यू आपका 1 होगा, c1 का वैल्यू देखिए इधर आपका -5 होगा, a2 का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, b1 का वैल्यू b2 का आपका वैल्यू 1 होगा और c2 का वैल्यू -5 होगा। अब यहाँ पे a1 बटा a2 कामा b1 बटा b2 कामा c1 बटा c2 से तुलना करने पर जब हम यहां से तुलना करा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1 1, फिर यहाँ पे आ जाएगी देखिए 1 a1 a2 कामा b1 b2, ये हो जाएगा आपका, और ये देखिए इधर ये कट जाता है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे 1 बटा 1 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आ रहा है। अर्थात ये निकलता है कि ये आपस में समपाती हैं। क्या है? समपाती हैं। ये क्या हो जाता है? ये समपाती हो जाता है। लेकिन अगर आपका, मैंने बताया कि अगर समपाती भी है तो आपका संगत है, अर्थात संगत है। असंगत है तो आपको ग्राफ करना पड़ेगा। तो बस आपको ग्राफ करना है और कुछ नहीं। अब बस आपको करना क्या है, इसी पर लेकर आप ग्राफ कर लीजिएगा। x प्लस वाई बराबर 5, सेम दोनों तरफ ग्राफ आएगा। जो भी ग्राफ आएगा दोस्तों वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही एकदम चढ़ा आएगा। ठीक दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए SVSC मैथ साइंस पॉइंट। हम रहेंगे साथ, तो डरने की क्या बात। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।